हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू से हाय सीरीज। और आज की पहली वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, सेंटेंस के एलिमेंट क्या क्या हैं। इसके आगे हम सीखेंगे एक बेसिक ऑक्सिलरी इज एम आर का अच्छा उपयोग। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। अगर फर्स्ट डे आप मिस करते हैं तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन दोबारा नहीं सीख पाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के अंत में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं। सेंटेंस बनाने के लिए कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखना चाहते हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है उसके स्पीच का हिस्सा, यानी कि जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो भी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, बेसिक एलिमेंट। तो इंग्लिश में जो लैंग्वेज लर्निंग है उसका बेसिक एलिमेंट को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ दोस्तों, इसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के हिस्से। तो स्पीच के हिस्से में क्या क्या आता है दोस्तों? तो बेसिकली स्पीच के हिस्से में कभी आप अगर ग्रामेरियन के अनुसार देखेंगे तो अलग अलग आपको दिखेगा। कोई 8 बताता है, कोई 9 या फिर कोई 10 बताता है। लेकिन जो बेसिक जो फैक्टर है उसको हम समझते हैं, जिसमें जो हमारा बेसिक फैक्टर है वो होता है नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद आता है आपका वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एंड लास्टली जो हमारा आता है, लास्टली नहीं लेकिन हर ग्रामेरियन के अनुसार ऐसा ही है, बट हम अपने अनुसार बता रहे हैं जो मुझे अच्छा लग रहा है। ये बेसिक होता है, जिसमें अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट होते हैं किसी भी स्पीच को समझने के लिए कि हमारा जो स्पीच है, जिस चीज़ को हम समझने जा रहे हैं, उसके हिस्से क्या क्या हैं। तो यहाँ पे नाउन यानी कि संज्ञा, तो इसे आप बहुत पहले ही पढ़े होंगे, आप जब जूनियर क्लासेज में होंगे, यानी कि 5 और 6 में, तो आप इसको ज़रूर पढ़े होंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम, चाहे वो जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो। और प्रोनाउन जब जो नाउन के बदले में जिस वर्ड का उपयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब का मतलब हम समझते हैं किसी प्रकार की क्रिया। तो अभी हम इसी तीनों को लेके चलने वाले हैं और समझेंगे कि हमारा कोई भी भाषा सीखते हैं उसमें ये तीनों चीज़ हमारा कितना अच्छा रोल प्ले करता है। तो अभी हम समझते हैं बेसिक स्टार्ट से। बेसिक स्टार्ट में हम समझेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये हमारा बेसिक स्टार्ट है, इसके आगे हम डिटेल में समझेंगे। अगर हम अभी आपको हर चीज़ डिटेल में समझाएं तो आपको समझ में शायद ना आए। तो हम अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम शुरू करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस, अब ये सेंटेंस का मतलब आप समझते हैं। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, यानी कि शब्दों का वैसा मेल जिसका एक अर्थ, खास अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स like noun, pronoun and all the parts of speech which makes a correct sense or a different sense means that makes a sentence. A perfect sentence need noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम समझते हैं वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य होता क्या है। वाक्य का मतलब हम समझ गए कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर आप एग्जाम्पल में देते हैं, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल में आप जैसे देख लें, आप राम एक लड़का है, ये एक वाक्य है। इसमें हर चीज़ एक शब्द है, जैसे राम एक शब्द हो गया, राम एक नाउन हो गया, एक लड़का है, तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, राम एक लड़का है। ठीक है। तो अब सेंटेंस के प्रकार भी होते हैं, बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं। बेसिकली हम 4 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, अभी उसको हम समझेंगे कि 4 तरह के सेंटेंस क्या क्या होते हैं। और उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बताते हैं
जैसे ये जो सेंटेंस है हमारा, इसे सकारात्मक क्रिया या फिर अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस को हम 4 भागों में बांटें, जिसमें से पहला जो होता है हमारा, हम पॉइंट ए देख के समझते हैं, उसे कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या फिर कहीं कहीं इसे असर्टिव भी कहा जाता है। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस यानी वैसा सेंटेंस जो सकारात्मक हो। आप इसे हिंदी में समझना चाहते हैं तो सकारात्मक। ओके, तो सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक मतलब जिसको साकार लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, राम एक लड़का है, यानी कि ये राम एक लड़का है, इसको माना जा रहा है, इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसे एग्जाम्पल यहाँ पे सेम अगर हम लिख दें, या फिर ये लिख दें, सीता एक लड़की है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है कि सीता एक लड़की है। यह सकारात्मक क्रिया है या फिर सकारात्मक वाक्य है। अगर हम इसे आगे समझे पॉइंट नंबर बी में कि दूसरा क्या है, यानी दूसरा तरह का वाक्य क्या होता है। दूसरा तरह का वाक्य होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? निगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी जिस बात को नकारा जाए। नकारात्मक मतलब कि अगर हम इसी चीज़ को देखें कि राम एक लड़की है, अगर कोई कहे कि राम एक लड़की नहीं है, या फिर यहाँ पे बोले कि राम एक लड़का नहीं है और यहाँ सीता एक लड़की नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल से समझे कि यह एक कलम है और कोई बोले कि यह एक कलम नहीं है, तो जो नहीं वाला वाक्य होता है उसे कहा जाता है निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसका अगर एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे लिख देते हैं कि राम एक लड़की नहीं है। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया, यानी कि उस चीज़ को काट दिया जा रहा है कि भाई राम एक लड़की नहीं है। यानी ये जो सेंटेंस है ये एक्सेप्टेंस है और ये रिजेक्शन है, यानी कि हम इस बात को नहीं मान रहे हैं। ओके, अगला जो सेंटेंस का टाइप है वो यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन इसे कभी कभी इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है और इसका टाइप क्या होता है। यस नो क्वेश्चन का मतलब वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, मतलब इसके अलावा कुछ और बोलना नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें, तो अगर कोई पूछे कि क्या राम एक लड़का है, अगर कोई पूछे कि क्या राम एक लड़का है, और लास्ट में हमें ये प्रश्नबोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाना है, इसको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। जब भी कोई सवाल होता है तो इसका उपयोग जरूर किया जाता है। तो क्या राम एक लड़का है, इसका जवाब क्या होगा? यस। ओके, इसका जवाब क्या होगा? यस होगा। तो इस सेंटेंस को यहाँ पे यस लिखना नहीं है, हमको समझना है कि इस सेंटेंस को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, क्या सीता एक लड़का है? ठीक है, क्या सीता एक लड़का है, तो इसका जवाब क्या होगा? नो, यानी कि सीता लड़का नहीं है, सीता लड़की है। तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको ये समझना है कि हम क्या से शुरुआत करेंगे हिंदी में, और ये जो हमारा यस नो क्वेश्चन है वही कहलाएगा। जैसे अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या मैं एक कलम ले लूँ, तो उसका जवाब क्या होता है? यस और नो। ठीक है, अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो वो इसी क्वेश्चन में आपसे कुछ करता है, यस और नो के लिए स्पेशली। अब हम चौथा सेंटेंस जो है उसको समझते हैं। चौथा सेंटेंस जो होता है वो होता है WH क्वेश्चन।
WH क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। WH क्वेश्चन यानी कि वैसे वर्ड से इसका क्वेश्चन स्टार्ट होगा जिस स्पेशली जो W या H से शुरू होता है। एग्जाम्पल जो है ऐसे इसका क्लियर नहीं होता, लेकिन अगर हम समझाएं तो आप समझ पाओगे। जैसे कि वाट मतलब आप समझते हैं, वाट मतलब होता है क्या। ओके, सो डोंट टेक इट इन जोक सेंस। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग किसी से पूछते थे वाट मतलब क्या, तो वो बोलता था क्या, बहुत इरिटेशन होती थी, राइट ना। अब WHY, वाई मतलब होता है क्यों। इसी तरह का जो वर्ड होता है जिसको WH वर्ड लाइक और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाउ मतलब होता है कैसे, वेयर मतलब कहाँ, WHO हु का मतलब होता है कौन। तो ये बेसिक वर्ड होता है WH का, ठीक है, जिसमें हम समझते हैं कि WH से ही ये स्टार्ट होता है ये जो क्वेश्चन है। सो तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, लाइक अगर हम किसी से पूछें कि यह क्या है, ठीक है, यह क्या है, तो यहाँ पे जो वर्ड है यह क्या, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। ये जो क्या वर्ड आया ना, यही हमारा WH वर्ड कहलाता है। या फिर अगर कोई आपसे पूछे कि तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, ओके, तुम कहाँ गए थे, और यहाँ पे मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि तुम कहाँ गए थे। तो इसमें क्या पूछा जाता है, एक प्रश्न है, और प्रश्न किस वर्ड से शुरू हो रहा है, WH। ये WH इसलिए है कि इसके स्टार्टिंग में H है, इसके स्टार्टिंग में W है, इसीलिए बोला जाता है। इसका कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, हमको ये समझना है। तो इसका यही मतलब होता है। इसमें और भी हो सकता है, जैसे कि तुम कौन हो, जैसे कि वह कैसे है, ये सब आप पूछ सकते हैं। इसमें और भी आगे वर्ड होता है, हाउ मेनी, हाउ मच एंड ऑल दैट, लेकिन बेसिक जो है हमारा ये है, इसको समझते चलते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में के सेंटेंसेज में क्या फ़र्क है। ओके, तो हिंदी इंग्लिश सेंटेंस को अभी हम समझते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा ऊपर। और अब हम समझते हैं सेंटेंस मेकिंग, यानी कि हम वाक्य कैसे बनाएंगे। ओके, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है, और इसी में लोग अटकते हैं कि हम सेंटेंस बोलते हैं तो हमें डर लगता है कि किस में पहले क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको समझते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, हिंदी और अंग्रेजी के एग्जाम्पल से। बेसिक आप समझते हैं, बट अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन को पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेट आखिर होता क्या है, हिंदी में कैसा होता है, अंग्रेजी में कैसा होता है, उसको समझते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं फॉर्मेशन, यानी कि रूपांतरण, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रूप बदलना। फॉर्मेशन को समझते हैं। अब यहाँ फॉर्मेशन को हम दो तरह से समझेंगे, हिंदी का अलग और अंग्रेजी का अलग। ओके, तो देखते हैं, एक वाक्य हम हिंदी का लिखते हैं, उससे ऊपर से ये वाक्य हम लेते हैं, राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। अब हम इसमें ये खोजेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको हम पहले क्लियर करेंगे। अगर हम इंग्लिश बेसिक समझते हैं तो ये तो हिंदी का हो गया हमारा, ये समझ गए। इंग्लिश में हम इसे क्या बनाते हैं, जल्दी से बोलिए। ओके, तो जैसा कि आपने बताया, राम इज अ बॉय, ये होगा ना, राम एक लड़का है। अब समझते हैं हम कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। ओके, तो चलिए हम समझते हैं। इसमें जो हमारा ये है राम, ये सब्जेक्ट है, एक लड़का ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। यहाँ पे राम ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, इसको समझते चलते हैं। एक सेंटेंस का जो बेसिक हिस्सा होता है उसको हम समझेंगे यहाँ पे कि सेंटेंस का हिस्सा क्या क्या होता है। तो सेंटेंस का जो हिस्सा होता है उसमें सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद होता है हमारा
सब्जेक्ट कॉमा देके समझेंगे, इसका सीरियल अलग अलग भी हो सकता है सीरीज। वर्ब में आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेन और हेल्पिंग। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जो हमारा बेसिक सेंटेंस है उसमें यही 3 चीज़ आता है। बेसिक मतलब अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे आगे हम इसमें और भी समझेंगे। जैसे ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े थे कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन सब आएगा इसमें, लेकिन अभी हम इसको समझने वाले इस 3 चीज़ को। यहाँ जो हमारा सेंटेंस है इसमें यही 3 चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको क्लियर समझते हैं। यहाँ जो राम है ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य को करने वाला, यानी कि करता है। अब हम इसको लिख के समझा देते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाला। ओके, उसके बाद या फिर आप इसको बोल सकते हैं वाक्य प्रमुख। वाक्य प्रमुख यानी कि जो सेंटेंस होगा उसका मेन पार्ट यही होता है, यानी कि ये वाक्य प्रमुख है। इसमें जो भी चीज़ होगा वो सब्जेक्ट ही करेगा। उसके बाद जो हमारा चीज़ है वो है वर्ब, या फिर आप यहाँ पे इसको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। मेन वर्ब और वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि कोई भी काम, क्रिया, या फिर आप इसको कार्य बोल सकते हैं। और हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक। सहायक क्रिया। ओके, सहायक क्रिया अर्थात अगर हम इसमें देखें राम इज बॉय, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये इज जो है वो वर्ब है, बट कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और ए बॉय ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर कार्य का प्रभाव हो। जिस पर कार्य का प्रभाव हो, या फिर इसको बोल सकते हैं सब्जेक्ट से संबंधित। ओके, यानी सब्जेक्ट से ये क्या होगा? रिलेटेड होगा। ओके, जैसे हम यहाँ पे समझे राम, और इसको हम समझे कार्य करने वाला या फिर वाक्य प्रमुख। तो वाक्य प्रमुख राम हो गया। वर्ब क्या हो गया? क्रिया या सहायक क्रिया, यानी कि ये जो हमारा है वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ए बॉय, यानी कि जिस पर कार्य का प्रभाव हो या फिर सब्जेक्ट से संबंधित हो। तो हमारा जो बॉय है कौन है? राम है। तो राम से इसका संबंध है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको पहचानने का हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट को कैसे पहचाने। सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है, आप बोलेंगे कौन, मन में आपको सवाल करना है कौन, तो आपको जवाब मिलेगा कि राम, यानी कि कौन एक लड़का है, तो कौन है? राम है। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है, आपको ये समझना है कि लास्ट में जो लिखा हुआ है, लास्ट में और वर्ब से जो अटैच होगा, तो ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब लास्ट से ही डिफाइन होता है, जो लास्ट वर्ड होगा उससे डिफाइन होता है। तो आप समझ जाएंगे कि लास्ट में क्या है, उसी से आपको क्लियर करना होगा कि आपका ये क्या है? राम एक लड़का है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, और है तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो क्रिया को बता रही है कि क्रिया हुई है या हुई थी। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हो कि राम एक लड़का था, तो इसका क्या मतलब है? या फिर राम एक राजा था, तो था का मतलब क्या है? कि वो थे, खत्म। ओके, पास्ट में थे, भूतकाल में। तो ये क्या बता रहा है? लास्ट आपको बताता है क्रिया। ओके, या फिर आप सहायक क्रिया बोल सकते हैं जिस पर कार्य का प्रभाव हो। तो आप समझ सकते हैं किसे या फिर क्या, आप ये समझ सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। किसे आप बोलेंगे या फिर
क्या करता या करती या मतलब कार्य अगर होगा तो आपको बोलना है क्या करता है या करती है। जिस तरह का वो कार्य होगा, जिस टेंस में होगा, लाइक अगर मान लो कि क्या करता है या फिर क्या कर रहा है, तो उस तरह से आप इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ये डिफाइन करता है। अब जैसे अगर हम बात करें एक सेंटेंस की, इसको आपको समझना है क्लियर, ओके। तो सेंटेंस समझने के लिए अभी हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं। गोपाल आम खा रहा है। अब समझते हैं कि गोपाल आम खा रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो एक ही होगा। अब समझते हैं हम कि अगर हमको बोलना है कार्य करने वाला, तो हम क्या बोलेंगे, कौन। कौन आम खा रहा है, गोपाल खा रहा है, तो गोपाल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ओके। उसके बाद कौन सा काम, कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, खा रहा है, तो खाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। कोई भी क्रिया होती है, खाना, नहाना, कूदना, भागना, सब का सब क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अब हम समझते हैं कि जो हो रहा है, काम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो है क्या है भाई, तो यहाँ पे हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ये रहा है दोनों आएगा, क्योंकि ये टेंस का पार्ट है, तो हम यहाँ पे समझेंगे इसको हेल्पिंग वर्ब। अब जिस पर कार्य का प्रभाव हो या फिर सब्जेक्ट से संबंधित हो, तो गोपाल क्या कर रहा है, आम खा रहा है, किसको खा रहा है, आम को खा रहा है, असर किस पे हो रहा है, आम पे हो रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है यहाँ पे कि हमारा सब्जेक्ट हो गया गोपाल, वर्ब हो गया खाना, और हेल्पिंग वर्ब हो गया रहा है, और ऑब्जेक्ट हो गया मेरा आम। तो ये आम हमारा ऑब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि इस पे कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। अब हम आगे समझते हैं एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे और सेंटेंस का फॉर्मेट क्या क्या होता है। इतना तक आप नोट कर लेंगे। तो चलिए अभी हम समझते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। हिंदी से अंग्रेजी में जो वाक्य बनाते हैं उसकी बनावट कैसी होती है, और अभी हम एग्जाम्पल से, लाइव एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा एक सीरीज है जिसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ओके। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो हमने लिया है उसका नाम है इज, एम, आर। इज, एम, आर ये मैंने लिया है। और अगर आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं तो आपको पता होगा कि इज, एम, आर क्या है और इज, एम, आर का उपयोग कहाँ होता है, ओके। इज, एम, आर का तीनों का मतलब होता है, और ये यूज होता है प्रेजेंट के लिए, यानी कि वर्तमान के लिए, ओके। तो ये कहाँ यूज होता है, वर्तमान के लिए यूज होता है इज, एम, आर, ओके। या फिर कोई चीज़, ये नाउन के साथ यूज होता है। आप इसे ऐसे समझे, नाउन का मतलब है राम एक लड़का है, वह एक गधा है, यह एक कलम है, ओके। तो हम इसको ऐसे समझने वाले हैं, ठीक। अब हम समझेंगे सेंटेंस फॉर्मेट। हिंदी से इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाते हैं उसकी बनावट कैसी होती है और हमें किन बातों का ध्यान रखना है सेंटेंस बनाते समय। तो अभी हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं जो आपको समझ में आएगी और हम उसको ही एक्सप्लेन करेंगे। हम समझते हैं यह एक कुर्सी है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, यह एक कुर्सी है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन एक कुर्सी है, यह, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ओके। और इसको हम शॉर्ट में एस लिखते हैं सब्जेक्ट को। एक कुर्सी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। और ये जो है हमारा, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसमें वर्ब नहीं है। वर्ब टेंस में पढ़ेंगे या फिर आगे जो हम ऑक्सिलरी पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि वर्ब का उपयोग कहाँ होता है। अब इसको हम अगर हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हमको पता है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो सीधा हो जाएगा, यह का इंग्लिश होता है दिस, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज,
और एक कुर्सी का हो जाएगा चेयर। ओके, फुल स्टॉप। अब इसमें समझते हैं, दिस क्या है भाई, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ए चेयर ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है कि यह एक कुर्सी है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हम समझ गए हैं कि जिसको एक्सेप्ट किया जाता हो, यानी कि यह एक कुर्सी है, इसको हम मान रहे हैं। ओके, तो इसका क्या था सेंटेंस फॉर्मेट, सब्जेक्ट 1 में था, ऑब्जेक्ट 2 में था, और हेल्पिंग वर्ब 3 में था हिंदी में। लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा सा बदल जाता है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा ही, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो 3 नंबर में यहाँ था वो चला जाता है 2 नंबर में, और ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे 2 नंबर में वो चला जाता है 3 नंबर में। यानी हिंदी में होता है 1 2 3, और इंग्लिश में होता है 1 3 2। इसको अगर आप दूसरे एग्जाम्पल में समझे, वह एक लकड़ी है, ठीक है, वह एक लकड़ी है। तो इसमें भी हम वही समझेंगे, 1 2 और ये 3, और वह का इंग्लिश हो जाता है डैट, और जो लास्ट में है हेल्पिंग वर्ब उसको हम डालेंगे 2 नंबर में, डैट इज। अब एक लकड़ी ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, डैट इज अ वुड, या फिर आप वुड पीस भी बोल सकते हैं, लकड़ी का अगर टुकड़ा है तो वह एक लकड़ी है, तो डैट इज अ वुड। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का अगर हम फॉर्मेशन देखें, इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, इसको आपको नोट करना है अपने कॉपी में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा इजएमआर है उसी के लिए है। ओके, अब हम आगे समझते हैं, ये तो हो गया। अब हम समझते हैं कि हमारा जो निगेटिव सेंटेंस है उसको हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, और उसमें कैसा रूप होता है, जिसमें 1 2 3 और 1 3 2 था, उसमें क्या यूज होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं निगेटिव। अभी कोरोना के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, रिपोर्ट निगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। इसको आप बोल सकते हैं, ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव भी बोला जाता है इसको। कोई अगर पूछ दे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब ये भी होता है कि ये सकारात्मक है, इसको असर्टिव भी कहा जाता है, ये तो हम आपको उधर लिखवा भी चुके हैं। ओके, अब हम निगेटिव समझते हैं कि निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब अगर यहीं पे ये लिखा हो कि यह एक लकड़ी नहीं है, या फिर ये लिखा हो कि यह एक कुर्सी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वह निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव को समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि यह एक कलम नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये जो वर्ड होता है नहीं, ये जरूर होगा। नहीं का मतलब ही है कि वो निगेटिव को शो करता है। अगर आपको किसी भी बात को निगेटिवली बोलना है तो आप क्या बोलते हैं, नहीं। ये वर्ड आप जरूर बोलेंगे, तभी वो सेंटेंस निगेटिव कहा जाएगा। जैसे अगर आप कोई आपसे बोले कि क्या तुम घूमने चलोगे, तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तो उसका क्या मतलब है कि आप उस वाक्य को कैंसिल कर रहे हैं, निगेटिवली आंसर दे रहे हैं। तो यह क्या हो गया, यह एक कलम नहीं है, यानी कि जो सामने वाला है वो मानने को तैयार नहीं है, जो वक्ता है जो बोल रहा है वो तैयार नहीं है कि यह एक कलम है। ओके, तो इसी को कहते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें जो वर्ड है नहीं, इसके लिए हमारा यहाँ पे नो या नॉट प्रयुक्त होता है। ओके, अब इसमें नो या नॉट में अगर हम बेसिक देखें कि अंतर क्या है, नो जो होता है वो सेंटेंस के आगे यूज होता है शॉर्ट आंसर देने के लिए। जैसे कि अगर आपको बोले कि विल यू कम, क्या तुम चलोगे, तो आप बोल सकते हो नो। आप नॉट नहीं बोलोगे, जब आपको शॉर्ट आंसर देना है तो आप यहाँ पे नॉट का उपयोग नहीं करोगे। नॉट का उपयोग किया जाता है सेंटेंस के बीचों बीच, यहाँ पे इसमें आप नो यूज नहीं कर सकते, ये अच्छा नहीं होता। अब हम समझते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो इसको हम बनाएंगे दिस
ये तो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जैसा कि हम ऊपर पढ़े थे 1 3 2, तो हम वहाँ तो बनाएंगे ही, एक का एक। अब उसके बाद 3, इसका जो है मैचिंग में ही होता है। आप ये जो नहीं है ये कलम के आगे चला जाएगा, एक कलम के आगे। तो हम यहाँ पे समझते हैं दिस, ये हो गया 1 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका 2, ये आप समझे 3 और इसको समझ लो 4। तो यहाँ जो सेंटेंस का फॉर्मेट होगा वह होगा 1 4 3 2। 1 4 3 2 कैसे होगा उसको समझते हैं। 1, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 2। 1 कौन सा है भाई, ये हो गया। 4 कौन सा है, तो है के लिए क्या यूज करेंगे, इज, दिस इज। उसके बाद 3 नंबर पे क्या है, नहीं, तो नहीं के लिए यूज करेंगे नॉट। और उसके बाद जो हमारा एक कलम, ये क्या है भाई, 2 नंबर ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पे यूज करेंगे नॉट अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन। इसको हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे कि ये निगेटिव हो जाएगा। नॉट जो होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद यूज होता है। ओके, अब इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई बोले कि राम एक लड़का नहीं है, ये सही नहीं होगा, राम एक लड़की नहीं है कर देते हैं, राम एक लड़की नहीं है। ओके, अब इसको समझते हैं। इसमें भी हम वैसे देखेंगे 1 2 3 4, तो हमको इतना नहीं समझना है, हमको सब्जेक्ट का फॉर्म समझना है। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नो या नॉट होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में राम। और जैसा हम आपको बता चुके हैं कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, तो उधर हम क्वेश्चन का बताए थे कि आपको पूछना है कौन, मन में पूछना है कौन, तो आपको समझ में आ जाएगा राम क्या, यानी कि ऑब्जेक्ट, और लास्ट वाला जो होगा वो तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा ही। तो यहाँ बन जाएगा राम इज नॉट अ गर्ल, राम एक लड़की नहीं है। ये समझ में आ गया। अब हम इसका फॉर्मेशन समझते हैं। ओके, फॉर्मेशन में क्या होगा, सब्जेक्ट तो होगा ही, प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा नो या नॉट। हमको यहाँ पे नॉट ही यूज करना है, बट जो वर्ड है वो एक्चुअली यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस फॉर्मेट निगेटिव के लिए। आप इस पे और भी सेंटेंस बनाओगे। उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे समझते हैं कि हमारा जो यस नो क्वेश्चन है वो क्या होता है, या फिर इंट्रोगेटिव। आप इसे इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव को समझने के लिए अब हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर दिया जाता है यस या नो में। ठीक है, तो यस या नो में कैसे सवालों का जवाब दिया जाएगा ये हमें इमेजिन करना है। समझिए, उधर हमने बताया था कि सेंटेंस में कि उसका शुरुआत जो होगा वो क्या से होगा। क्या तुम एक छात्र हो, क्या तुम एक छात्र हो, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होना अनिवार्य है। क्वेश्चन मार्क होगा तभी ये पता चलता है कि यह एक क्वेश्चन है। ओके, अब हम समझते हैं कि क्या तुम एक छात्र हो, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए, सॉरी क्वेश्चन मार्क इधर ही होगा, क्या तुम एक छात्र हो, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा उल्टा होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे आगे होगा। तो यू है तो यहाँ पे यू के साथ आर लगता है, आप जानते हैं, और नहीं जानते तो आगे हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यूज होगा, तुम के लिए होता है यू। उसके बाद एक छात्र का होगा अ स्टूडेंट। तो इसका हो गया आर यू अ स्टूडेंट। अब आगे हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। क्या
सीता एक गृहिणी है। क्या सीता एक गृहिणी है? अब इस सवाल का जवाब हाँ या ना में ही हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे पहले होगा, सीता के साथ क्या लगेगा, इज। तो यहाँ पे इज, उसके बाद हमारा होता है सब्जेक्ट, इज सी, सॉरी सी नहीं होगा, सीता के लिए सीता यूज होगा, SITA, इज सीता अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ एक साथ होगा, ये हो जाएगा इज सीता अ हाउसवाइफ, यानी कि क्या सीता एक गृहिणी है, क्या श्याम एक चोर है, क्या श्याम एक चोर है। ठीक है, इसका सवाल पूछा जा रहा है कि क्या श्याम एक चोर है। तो अगर हमें पता है तो हम बोलेंगे नहीं, श्याम एक चोर नहीं है। और अगर चोर है तो क्या श्याम एक चोर है, तो हाँ श्याम एक चोर है। इसका आंसर हाँ या ना में ही दिया जाएगा। तो एज इट इज कि हम यहाँ पे सेंटेंस से पहले जो भी सबसे पहले होगा उसे हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को इज, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे SHYAM, श्याम, इज श्याम, और क्या है भाई, तो चोर। तो क्या हो जाएगा, ए थीप। ओके, तो ये हम समझ गए। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन समझते हैं ताकि हमको क्लियर समझ में आए। तो हमारा ये रहा फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में जो हमारा सबसे पहला चीज होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होगा हमारा सब्जेक्ट, और तब हमारा ये यूज होगा ऑब्जेक्ट। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हम प्लस में इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं देते हो, यहाँ पे मैंने जान के छोड़ा कि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं देते तो ये सेंटेंस गलत है। अगर आप कोई भी ट्रांसलेशन बना रहे हो या फिर आप कहीं बोलने में तो ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन बना रहे हो रिटन में तो आपको ये क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है, तभी ये पता चलता है कि यह एक क्वेश्चन है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। इसको आप समझ गए होंगे कि जो हमारा पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। चाहे वो किसी तरह का सेंटेंस हो, फॉर्मेशन हमेशा यही रहता है। इसके आगे और भी यूज हो सकता है, जैसे अगर आपको इसका निगेटिव बनाना हो कि क्या श्याम एक चोर नहीं है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, क्योंकि हम बताए हैं कि जब भी आपको नो या नॉट वाला सेंटेंस बनाना है वो ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट के पहले होगा तो यहाँ पे आपका नो या नॉट यूज हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं WH वर्ड। ओके, अब हम WH क्वेश्चन को समझेंगे। WH क्वेश्चन। ओके, WH क्वेश्चन को समझने के लिए अब हम आगे सेंटेंस को समझेंगे। WH का मतलब ही होता है कि उस वाक्य में जो सवाल होगा वह कौन, क्या, क्यों, कैसे, इसी वर्ड से आपका जो सवाल है वो पूछा जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे पूछें कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, तुम कहाँ हो। ये जो कहाँ वर्ड है इसका WH से ही कनेक्शन है। कहाँ का जो हमारा वर्ड होता है इंग्लिश में उसका मतलब वो होता है वेयर, यानी कि तुम कहाँ हो। तो इसमें जो वर्ड है वो कहाँ यूज हुआ, वेयर यूज हुआ, इसीलिए ये WH क्वेश्चन है। या फिर आगे क्वेश्चन है कि आप कैसे हो। ओके, आप कैसे हो, ये भी क्या है, WH वर्ड ही है, कैसे। ओके, एक और वाक्य ले लेते हैं, मोहन कौन है। ओके, मोहन कौन है। तो इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन हम पहले समझेंगे तब ये बनाना आसान होगा। सेंटेंस फॉर्मेशन में जो हमारा पहला होगा वो होगा WH वर्ड।
यानी जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो वर्ड आपका पहले प्रयुक्त होगा, उसके बाद होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको समझते हैं। इस सब वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट वाला एक अलग एग्जांपल देंगे। इसके बाद प्लस में आपका क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ये आप समझिए। अब WH वर्ड कहाँ, तो कहाँ का वर्ड होता है वेयर, WHERE वेयर। उसके बाद क्या है भाई हेल्पिंग वर्ब, और तुम, तो तुम के साथ क्या यूज होगा, यू के साथ आर, वेयर आर और यू, तुम के लिए यू। और उसके बाद क्या देना है क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो ये प्रश्न कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद आप कैसे हो, तो कैसे का होता है हाउ, और कैसे हो आप, तो आप का मतलब होता है यू, और यू के साथ आप लगाते हैं आर, हाउ आर यू, जैसे आप पूछते हो हाउ आर यू, तो इसका मतलब होता है आप कैसे हो। मोहन कौन है, तो ये जो वर्ड है कौन, ये क्या है WH वर्ड है, और WH वर्ड के लिए यहाँ पे जो अंग्रेजी में वर्ड प्रयुक्त होगा उसका मतलब होता है WHO, हु मतलब कौन। अभी इसको WHO मत पढ़ना, WHO तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको नहीं पढ़ना। अब हु और मोहन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, हु इज मोहन, मोहन कौन है। ओके, अब एक सेंटेंस बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट भी होगा। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होगा उसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, रोहन एक चोर क्यों है, रोहन चोर क्यों है। ठीक है, एक सवाल पूछा जा रहा है रोहन चोर क्यों है, तो हम बनाएंगे क्या WH वर्ड, क्यों का क्या हो जाएगा वाई, उसके बाद हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, रोहन सब्जेक्ट जो है हमारा वाई इज रोहन, उसके बाद हमारा क्या रहेगा ऑब्जेक्ट अ थीप। ओके, तो ये हमारा वर्ड हो गया, एक सेंटेंस बन गया WH का। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर इसमें आपसे कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और रही बात ये WH वर्ड की, तो अगर आपके पास कोई भी छोटी सी ट्रांसलेशन बुक है तो उसमें आपको WH वर्ड मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो हम डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में आपको हम WH वर्ड ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन और निगेटिव अफर्मेटिव क्वेश्चन, यानी कि सॉरी निगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अगर आप सेंटेंस समझ गए हो तो आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हो। अब हम समझते हैं जो हम EJMR जो आपका हेल्पिंग वर्ब आज का मैंने चुना है उसको हम इस सब पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे। EJMR इस तीनों का अलग अलग उपयोग होता है, किसके साथ क्या लगेगा उसको हम क्लियर करते हैं। तो EJMR को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि EJMR का मतलब क्या होता है। तो आप में से बहुत लोग जानते भी हैं, ये बेसिक है कि इसका मतलब होता है या फिर हो। ओके, तो EJMR यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, कोई भी नाउन के साथ अगर सब्जेक्ट को ऐड करना है तो आप EJMR का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी हम इसको क्लियर समझते हैं कि जो सब्जेक्ट होगा वो किसके साथ क्या लगेगा। जो इज है, इज ये होता है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आएगा आपका जैसे कोई भी नाउन हो गया, नाउन यानी कि किसी का भी नाम, किसी भी नाम होना चाहिए अकेला, यानी कि एक नाम होना चाहिए। ओके, इसको हम आगे समझेंगे एक नाम क्यों है, दो नाम के साथ क्या यूज होता है। और इसके बाद जो सिंगल प्रोनाउंस है, सिंगल प्रोनाउंस में आता है आपका ही, सी, इट, या फिर आगे आप नाउन तो समझ ही रहे हो, ही सी इट। अब ही क्या है, ही यूज होता है वह, ही का मतलब होता है वह।
अब ये यूज होता है लड़कों के लिए, लड़कों या फिर पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप समझते हैं, ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है। सिंपली ये जो सी है ये यूज होता है भाई किसके लिए, ये तो आप समझ जाएंगे कि लड़कों के लिए, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए। ये यूज होगा स्त्रीलिंग के लिए, और ये यूज होगा प्राकृतिक चीजों के लिए। प्राकृतिक वस्तुओं के लिए, या फिर मृत वस्तुओं जिसमें जान नहीं हो, या फिर निर्जीव आप इसको बोल सकते हैं। निर्जीव प्राणी के लिए। अब जैसे कि अगर हम इस तीनों का मतलब समझते हैं, इस तीनों का मतलब होता है वह, ठीक है। जैसे अगर आप बोलो कि वह एक लड़का है तो वहाँ पे क्या यूज होगा, ही। वह एक लड़की है तो क्या यूज होगा, सी। और इट, यानी कि अगर मान लो कि कोई प्राकृतिक घटना या फिर प्राकृतिक वस्तु है, जैसे कि वह पेड़ है, तो वहाँ पे यूज होता है इट। इसके जगह पे आप दिस और डैट का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन अब दिस और डैट का उपयोग करना बहुत ही ओल्ड फैशन हो गया। इट यूज होता है वह के लिए, कोई भी प्रोनाउन हो वहाँ पे यूज होता है इट। अब आगे समझते हैं कि एम जो है वो किसके साथ यूज होता है। ओके, तो इज हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ओके, या फिर किसी भी नाम के लिए। अब हम समझते हैं एम का उपयोग, कि एम किसके साथ प्रयुक्त होता है। एम जो होता है वो एक ही वर्ड के साथ प्रयुक्त होता है, एक ही सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम है आई। आई मतलब मैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है आई, इसी के साथ यह एम यूज होता है। यह अकेला ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो किसी एक सब्जेक्ट के लिए ही बना है, अगले दूसरे सब्जेक्ट में इसका उपयोग कहीं पे भी नहीं किया जाता है। ओके, उसके बाद है हमारा आर। इसको अड़े मत पढ़िएगा, ये आर है। आर का उपयोग किया जाता है यू। यू मतलब होता है तुम, आप भी इसका यूज होता है। ओके, उसके बाद होता है वी के लिए। वी मतलब होता है हम लोग। अच्छा हाँ, यू का मतलब तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख भी लेना, या फिर आप लोग। ओके, तो ये तुम, आप, तुम लोग, आप लोग सबके लिए यूज होता है। वी का उपयोग होता है सिर्फ हम लोग के लिए, ठीक है। या फिर जो वर्ड होगा, जैसे कि हम लोग क्या हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग छात्र हैं, जो भी यूज होगा, जो वर्ड होगा हम लोग, उसके लिए प्रयुक्त होता है वी। ओके, इसके बाद हम समझते हैं दे। THEY। दे का मतलब होता है वे लोग। बोलते हैं ना वे लोग, बहुत ही आक्रामक स्वभाव के, वो लोग काफ़ी तेज हैं, वे लोग खिलाड़ी हैं। तो जो भी वे लोग प्रयुक्त होगा उसके लिए यूज होगा दे। अब हम समझते हैं और किसके साथ यूज होता है, और होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब होता है एक से अधिक। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल में आप देखें तो यहाँ पे दे दिया राम और मोहन। ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। या फिर हो सकता है लड़कों, या फिर लड़के। अगर लड़के लिख दिया तो इसका क्या मतलब है, एक से अधिक है, ये हो गया। उसके बाद अगर मान लो आप कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा हो, जैसे प्लूरल में आप समझ सकते हो डंडा, अगर सिंगुलर हुआ है डंडे, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। उसके बाद अगर कलम हो गया और कलमें हो गई, उसी तरह से किताब और किताबें। तो जो हमारा प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या प्रयुक्त होता है, आर प्रयुक्त होता है। अब इस तीनों को हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो तीनों का हम एग्जाम्पल देते हैं।
एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पहला जो है वो इज के लिए है। ओके, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज अ बॉय। ओके, उसके बाद हम नाम के लिए भी ले सकते हैं, जैसे कि रोहित एक नेता है। ओके, तो ये क्या हो गया, नाम हो गया, और फिर कितना नाम है, सिंगल है, तो यहाँ पे यूज करेंगे रोहित, और इसके साथ भी यूज होगा हमारा इज अ लीडर, रोहित इज अ लीडर। ओके, उसके बाद अब हम एम से एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये हो गया एग्जाम्पल 1। अब हम चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल 2 को। एग्जाम्पल 2 में लिखते हैं मैं एक छात्र हूँ। ठीक है, मैं एक छात्र हूँ। ओके, अब यहाँ पे इसका सेंटेंस फॉर्मेट भी सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, और स्टूडेंट एक छात्र का हो जाएगा STUDENT, यही ना होता है स्पेलिंग। ओके, ये हो गया हमारा आई एम अ स्टूडेंट। अब इस तरह से अब हम आगे इसमें मैं के लिए आगे एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी मैं का उपयोग करेंगे वहाँ ये एम ही लगेगा, दूसरा उपयोग होने वाला नहीं है। आएगा जो हमारा सेंटेंस है उसको हम समझते हैं आर के लिए। जैसे अगर लिखा हुआ हो कि तुम एक चालक हो, तुम एक चालक हो। चालक का मतलब समझते हैं आप लोग, चालक का मतलब होता है ड्राइवर, जो गाड़ी चलाता है ना उसको। तो तुम एक चालक हो, तो क्या हो जाएगा, इसका भी सेंटेंस यू, और इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा यू के साथ, क्योंकि हम ऊपर पढ़े हैं। और चालक हो यू आर अ, और चालक का हो जाता है ड्राइवर। ओके, और फुल स्टॉप, यू आर अ ड्राइवर। अब आगे हम जो सेंटेंस लिखाते हैं उसमें हम क्या बताते हैं कि वी जो हो, वी के साथ भी आर लगता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि हम लोग खिलाड़ी हैं, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग हैं और खिलाड़ी हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, एक लिखेंगे तो नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका बनाएंगे, हम लोग का क्या होगा, वी, WEV, और इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, और खिलाड़ी का हो जाएगा प्लेयर, वी आर प्लेयर। और खिलाड़ी बहुत सारे हैं तो हम यहाँ पे प्लेयर्स लिख देंगे, प्लूरल हो गया कि हम लोग खिलाड़ी हैं। वे लोग दुकानदार हैं, वे लोग दुकानदार हैं। ओके, तो वे लोग का हो जाएगा दे, और वे लोग दुकानदार हैं, तो है के साथ क्या यूज होगा, यहाँ पे दे है तो दे के लिए यूज होगा आर, और दुकानदार के लिए हो जाएगा शॉपकीपर। ठीक, वे लोग दुकानदार हैं। तो ये हमारा तीनों क्लियर हुआ। अब इस तीनों का हम ये जो तीनों यहाँ पे जितना भी सेंटेंस एग्जांपल दिए हैं, ये क्या है, असर्टिव है। असर्टिव हो गया यानी कि अफर्मेटिव है। आप चाहो तो इसका निगेटिव, यस नो, WH सब बना सकते हो। अब WH के लिए क्या है भाई, तो उधर सिंपल हम देखे हैं उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे अगर मान लो अभी हम इस तीनों में से एक एक को हम निगेटिव और WH समझाते हैं। जैसे अगर मान लो इज से हमारा है कोई सेंटेंस है जो हमारा निगेटिव सेंटेंस, कि किसान एक किसान एक अभियंता है,
अभियंता नहीं है। अभियंता मतलब होता है इंजीनियर। ओके, किशन एक अभियंता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, KISAN किशन, और उसके बाद इज तो लगाएंगे ही, और उसके बाद नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट, और अभियंता तो एन इंजीनियर। किशन इज नॉट एन इंजीनियर, ये हो गया इसका। अब आगे आप किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हो, जैसे अगर आप बनाना है आपको कि मैं से बनाना है, तो आप यहाँ पे बना लो, मैं एक गायक नहीं हूँ। मैं एक गायक नहीं हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ सिंगर, यानी कि मैं एक गायक नहीं हूँ। तो ये बन गया आपका। उसी तरह से आप इसका यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन भी बना सकते हो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे बनाना हो इसका WH, तो हम बना सकते हैं, क्या मैं एक गायक हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, एम पहले यूज हो जाएगा, आपको सेंटेंस फॉर्मेट में से देख लेना है, एम आई अ सिंगर। ओके, ये हो गया। तो इस तरह से आप इसका तीनों बना सकते हो। अगर आप मान लो कि नेक्स्ट सेंटेंस आपको बनाना है जिसमें WH से बनाना है, तो आप बना सकते हो, मैं एक गायक क्यों हूँ। मैं एक गायक क्यों हूँ, तो आप यहाँ पे इसका बना सकते हो। WH में क्यों का पहले यूज होगा, ये स्मॉल होगा, YMI अ सिंगर। ओके, क्लियर है इतना। सो गाइज, आपने देखा आज बेसिक फंडामेंटल इंग्लिश का, और सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस बनाते कैसे हैं, सेंटेंस का उपयोग क्या है। तो बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। तो आज आपको क्या करना है, आज आपने पढ़ा सेंटेंस और इज-एम-आर। तो इज-एम-आर अगर 3 ऑक्सिलियरीज है और आपको उसके तीनों सेंटेंस को बनाना है। लाइक अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि ही इज अ बॉय, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव का आपको निगेटिव बनाना है, ही इज नॉट अ बॉय, और उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव यानी कि यस नो क्वेश्चन बनाना है, इज ही अ बॉय, और आगे आपको एक WH क्वेश्चन बनाना है, व्हाई ही इज अ बॉय। लाइक दैट आपको एक सेंटेंस का 4 सेंटेंस बनाना है, और इज पे 2, एम और आर पे 2-2 सेंटेंस आप बनाएंगे, तो 2 और आपका इंटू 3, तो आपका लगभग 6 होता है, और आप ज़्यादा जितना भी बना सकते हो। और गाइज, ये सेंटेंस सिर्फ आपको बनाना नहीं है, आपको इसका प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बुक पे, ट्रांसलेशन नोटबुक पे बना सकते हैं, बट आप रियल लाइफ में जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं उसमें आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, और आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप प्रैक्टिस कैसे करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ से हाय सीरीज। टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। इसमें से अगर आपको किसी भी चीज़ समझने में कोई भी परेशानी हुई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।